नया महीना आ गया है, सैलरी क्रेडिट हो गई होगी, रिपोर्ट्स बन रही होंगी और इनवॉइस जाने वाली होगी। सब कुछ अगर अपनी रफ्तार पर चल ही रहा है, तो आखिर आपकी नॉलेज का अपडेट होना क्यों रुका हुआ है? अगर आप हैं एक डिजिटल मार्केटर, तो 5वीं तारीख है वो तारीख जब आपकी नॉलेज के लिए अपडेट रिलीज होती है। तुरंत ही इस बटन पर क्लिक करना जरूरी है। अगले 10 मिनट में पिछले 1 महीने की सारी डिजिटल न्यूज, व्यूज, अपडेट्स, लफड़े, झंझट, बवाल सब आपको यही मिल जाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं अमित तिवारी फ्रॉम तिवारी.net और ये है एसईओ लास्ट मंथ सीरीज का ताजा तरीन एपिसोड। इस महीने की सबसे पहली खबर आ रही है YouTube से। 2 अप्रैल को YouTube ने 3 नए फीचर्स लॉन्च किए हैं। नंबर 1, YouTube पर लाइव स्ट्रीम करते वक्त जो रिएक्शंस आते हैं उनका भी खाता यानी कि एनालिटिक्स आपको दिखाई देगा, ताकि आपको पता चले कि आपके लाइव स्ट्रीम के बारे में आपकी ऑडियंस के क्या विचार हैं। नंबर 2, आप YouTube पर HDR में लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। जिन्हें HDR समझ में नहीं आया है वो बस इतना जान ले कि अगर धूप में भी वो लाइव स्ट्रीम करते हैं तो वीडियो क्वालिटी मस्त रहेगी। और नंबर 3, नई और पुरानी ऑडियंस के जो इंप्रेशंस होते हैं आपके वीडियोस के ऊपर, उनका ब्रेकडाउन आपको मिलेगा। लाइव स्ट्रीम के बारे में इतनी सारी अपडेट्स आ गई हैं। वैसे किसे किसे याद है कि हमने इस चैनल पर आज तक कितनी बार लाइव स्ट्रीम किया है? बिना चैनल पेज पर जाए देखे हुए कोई बता सकता है तो माने। 3 अप्रैल को माइक्रोसॉफ्ट एड्स ने अनाउंस किया कि वो मैनुअल सीपीसी को हटाकर एनहांस सीपीसी को डिफॉल्ट करने जा रहे हैं और अभी जो भी कैंपेन्स मैनुअल सीपीसी को यूज कर रहे हैं उन्हें धकिया के एनहांस सीपीसी में अपग्रेड कर दिया जाएगा। एनहांस्ड और एनलार्ज, इन सारे वर्ड से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इनका ब्रेकडाउन करके मैं भी बताता हूं। सीपीसी क्या होता है? कॉस्ट पर क्लिक। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट को बोलते हैं कि भाई मेरे एड पर एक बार क्लिक करने के, कोई भी अगर एक बार क्लिक करता है मेरे एड पर तो मैं उसके 10 रुपए दूंगा, राइट? तो ये हो गया आपके एड का सीपीसी 10। नाउ एनहांस सीपीसी क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट आपको बताता है कि दोस्त देखो, आप तो 10 रुपए देना चाहते हो एक एड पर एक क्लिक के, लेकिन मेरे हिसाब से अगर तुम मुझे 12 रुपए दोगे तो ये आदमी तुम्हारे एड पर जरूर क्लिक कर देगा। मतलब समझ रहे हो ना? दुकानदार खुद ही एमआरपी सेट करना चाह रहा है और खुद ही बता रहा है कि अगर ज्यादा पैसे दोगे तो अच्छे रिजल्ट वाला प्रोडक्ट मिलेगा, और आपको फिक्स एमआरपी का ऑप्शन भी नहीं दे रहा है। जो सीपीसी मैनुअल सीपीसी है उसको बंद कर दिया। तो ये सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है। वैसे 13 अप्रैल को सभी मैनुअल सीपीसी वाले कैंपेन्स एनहांस सीपीसी में कन्वर्ट किए जा चुके हैं और 30 अप्रैल से मैनुअल सीपीसी का ऑप्शन मिलना भी बंद हो गया है। आई एम नॉट सेइंग कि ये प्लेटफॉर्म झूठ ही बोलते होंगे सीपीसी के बारे में, बट एडवर्टाइजर्स के पास ये पता करने का, वेरीफाई करने का कोई जरिया नहीं है कि कहीं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है। जानबूझकर सीपीसी ज्यादा तो नहीं चार्ज किया जा रहा है, क्योंकि इस बढ़े हुए सीपीसी से, इस एनहांस सीपीसी से एक्चुअली फायदा किसका हो रहा है? इसी प्लेटफॉर्म का। सो माइक्रोसॉफ्ट आखिर क्यों बताएगा आपको कि कोई कम रेट पर भी आपके एड पर क्लिक करने के लिए राजी है? ये एल्गोरिथम्स है, बट इन एल्गोरिथम्स के पीछे कौन है? इंसान, वही सेम लालची मैनेजमेंट। अगली खबर एक बार फिर से YouTube से है, शॉपिंग रिलेटेड खबर है। YouTube में शॉपिंग रिलेटेड काफी सारे फीचर्स 2023 में जोड़े गए थे, लेकिन 9 अप्रैल को YouTube ने कुछ और सीरियस फीचर्स को ऐड किया है। एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, शॉपिंग कलेक्शंस। क्रिएटर्स अपने खुद के या किसी और ब्रांड के अलग अलग प्रोडक्ट्स को मिलाकर एक हब बना सकते हैं, जो उनके वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा, प्रोडक्ट लिस्ट में दिखाई देगा और स्टोर टैब में भी दिखाई देगा। नंबर 2, एफिलिएट हब। अब YouTube क्रिएटर्स ब्रांड और सेलर्स के साथ कोलैबोरेट करके या सीधे YouTube में ही एफिलिएट फीचर को यूज कर सकते हैं। नंबर 3, मल्टीपल टैगिंग। अब एक से ज्यादा वीडियोस में प्रोडक्ट्स को एक साथ टैग किया जा सकेगा, जिससे क्रिएटर्स अपने वीडियोस में, बहुत सारे वीडियोस में प्रोडक्ट्स को अलग अलग टैग करने में अपना टाइम ना लगाएं। और नंबर 4, फोर्थ वॉल। YouTube अब फोर्थ वॉल नाम के शॉपिंग प्लेटफॉर्म को भी सपोर्ट करने लगा है। सो अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर फोर्थ वॉल पर है तो आप उसे भी YouTube से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी फोर्थ वॉल के अलावा Cafe24, मार्बल शॉप, शॉपिफाई, स्प्रेड शॉप, स्प्रिंग, सुजुरी, इन प्लेटफॉर्म्स को YouTube सपोर्ट कर रहा है। 9 अप्रैल की ही अगली खबर है गूगल मर्चेंट सेंटर से। गूगल मर्चेंट सेंटर में काफी सारे चेंजेस अनाउंस किए गए हैं। चेंजेस की लिस्ट काफी लंबी है, इसीलिए इन्हें कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं वो चेंजेस जो ऑलरेडी हो चुके हैं, मतलब अनाउंस किए और इमीडिएटली इफेक्ट में आ गए। नंबर 1, अगर आप अपने गूगल मर्चेंट सेंटर वाले प्रोडक्ट के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में एआई जनरेटेड कंटेंट को यूज कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर्ड टाइटल और स्ट्रक्चर्ड डिस्क्रिप्शन, इन दोनों एट्रीब्यूट को यूज करना होगा, जिससे गूगल को पता चले कि आपने अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन एआई से जनरेट करके यूज किए हैं। नंबर 2, यूएस और जापान में लॉयल्टी अंडरस्कोर प्रोग्राम इस नाम का एट्रीब्यूट लॉन्च किया जा रहा है, जिसे यूज करके आप मर्चेंट सेंटर को अपने लॉयल्टी प्रोग्राम, पॉइंट्स वगैरह वगैरह की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अब ये फीचर सिर्फ
यूएस और जापान में लॉन्च किया गया, बाकी कंट्रीज में बाद में आएगा। नंबर 3, एक नए एट्रीब्यूट को यूज करके आप मर्चेंट सेंटर को प्रोडक्ट के मिनिमम प्राइस के बारे में बता सकते हैं। और नंबर 4, इंस्टॉलमेंट एट्रीब्यूट को यूज करके आप मर्चेंट सेंटर को ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं जिन्हें ईएमआई पर परचेज किया जा सकता है आपके स्टोर से। इसमें आप प्राइस, डाउन पेमेंट, लीज और फाइनेंस नाम के एट्रीब्यूट को भी यूज करके इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये थे वो चेंजेस जो ऑलरेडी हो चुके हैं। अब 31 जुलाई से क्या नया चेंज आने वाला है कि इंडिया और न्यूजीलैंड में शिपिंग कॉस्ट को गूगल मर्चेंट सेंटर में डिस्क्लोज करना जरूरी रहेगा। मर्चेंट सेंटर में रहना है तो शिपिंग कॉस्ट को बताते रहना है 31 जुलाई से। और अब वो चेंजेस देख लेते हैं जो 1 सितंबर से इफेक्ट में आएंगे। नंबर 1, पिकअप मेथड एट्रीब्यूट को यूज करना कंपलसरी नहीं रह गया। आपको यूज करना है करो, नहीं करना है मत करो। पिकअप वाला ऑप्शन अपने आप आपकी साइट पर, आपकी मर्चेंट सेंटर के लिस्टिंग में लाइव बना रहेगा। नंबर 2, सर्टिफिकेशन एट्रीब्यूट को यूज करके आप अलग अलग सर्टिफिकेट्स को अपने प्रोडक्ट के साथ में ऐड कर सकते हैं, गूगल मर्चेंट सेंटर को इन्फॉर्म कर सकते हैं। और नंबर 3, प्राइस एट्रीब्यूट को अवॉइड किया जा सकता है अगर आप इंस्टॉलमेंट या फिर मिनिमम प्राइस एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं तो। 16 अप्रैल को गूगल एड्स ने डिमांड जेन टाइप के एड्स में जनरेटिव एआई फीचर को लॉन्च कर दिया। जनरेटिव एआई को यूज करके आप अपने डिमांड जेन कैंपेन्स में इस नए फीचर को यूज कर सकते हैं। इसका कमाल ये होगा कि आपके डिमांड जेन कैंपेन में जो भी इमेजेस अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उनकी जैसी ही और इमेजेस आप बना सकते हैं। जनरेटिव एआई की मदद से ऑटोमेटिकली बन जाएंगी। सो आप गूगल को 3 इमेजेस देंगे, लैंडस्केप, स्क्वायर और पोर्ट्रेट मोड में। गूगल ऑटोमेटिकली उसकी जैसी और इमेजेस बना देगा ताकि आप उन्हें अपने एड्स में यूज कर सकें। नाउ यहां पर 2 चीजें हैं जो गूगल आपको एज कंट्रोल प्रोवाइड कर। नंबर 1, आप डिसाइड करेंगे कि ये जो इमेजेस गूगल ने जेनाई की मदद से क्रिएट की हैं उन्हें यूज करना है, नहीं यूज करना है। गूगल ऑटोमेटिकली उन्हें यूज करना नहीं शुरू करेगा, बल्कि आपको अप्रूव करना होगा। और नंबर 2, गूगल ओरिजिनल इमेज की कॉपी नहीं एग्जैक्टली क्रिएट करेगा, उससे इंस्पिरेशन लेकर नई इमेजेस यूज करेगा ताकि उसका कन्वर्जन अच्छा रहे। वैसे गूगल हम सबको टल्ला दे रहा है कि आप इमेज को अप्रूव करोगे तभी हम इमेज को यूज करेंगे ऐड में, बट आई थिंक इसका रीजन ये है कि अभी जेनाई की इमेजेस जो है वो डिपेंडेबल होती ही नहीं है। पता लगा किसी का जो है वो एड है, रिंग वगैरह का, ज्वेलरी का एड है, और वहां पर जो मॉडल है उसके हाथ में 5 की जगह 7 उंगलियां दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह की मिस्टेक्स, इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी को गूगल अज्यूम नहीं करना चाहता है, इसीलिए आपको एक तरह से अप्रूवल का टल्ला दिया जा रहा है। 16 अप्रैल को ही गूगल ने एक और चेंज अनाउंस किया है। अब से गूगल सर्च कंसोल में लेफ्ट ओवर टोकन्स के मैनेजमेंट के ज्यादा बेटर ऑप्शन मिलेंगे। यानी कि अगर अब आप अपने गूगल सर्च कंसोल के पुराने पड़े ओनरशिप टोकन्स को हटाना चाहते हैं तो आपको हाउ टू फिक्स की जगह रिमूव बटन दिखाई देगा। ये इस टोकन को हटाने का डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है। ऑल्दो आई विश कि गूगल खुद ही टोकन्स को हटा भी देता, बिकॉज एनीवे हमने इस टॉपिक को इस वीडियो में कवर किया हुआ है। वहां पर भी मेरी विश लिस्ट आप देख सकते हैं। हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होता और गूगल के एक्शन शुरू नहीं होते हैं, क्या कर सकते हैं। 16 अप्रैल को ही एक और न्यूज आई गूगल एडसेंस से। एडसेंस ने एड इंटेंट नाम के नए एड फॉर्मेट को लॉन्च किया है जो पेज के कंटेंट को एनालाइज करता है और फिर जो भी यूजर उस पेज को विजिट कर रहा होता है उसके इंटेंट के बेस पर किसी भी टेक्स्ट को एंकर टेक्स्ट बनाकर एड को इंसर्ट कर दिया जाता है। नहीं समझ में आया होगा, आई एम 100% श्योर, बिकॉज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इमेजिन करो कि आप एक फोन रिव्यू वाला आर्टिकल पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन आपकी सर्च हिस्ट्री, आपकी प्रोफाइल के बेस पर गूगल को पता है कि आपको नया फोन नहीं लेना है, लेकिन आपको अपने फोन की सर्विस करानी है। समहाउ मे भी हो सकता है अभी आपने थोड़ी देर पहले, एक दिन पहले आपने फोन के सर्विस सेंटर के बारे में सर्च किया वगैरह हो, राइट। तो इस पेज पर जहां पर भी सर्विस रिलेटेड कोई टेक्स्ट होगा ना, वो अपने आप ही गूगल उसे कन्वर्ट करेगा एंकर टेक्स्ट में और वहां पर सर्विस सेंटर रिलेटेड एड को इंसर्ट करके जब भी आप इस पर इस तरह से क्लिक करेंगे वहां पर सर्विस सेंटर वाले एड्स दिखाई देंगे। लेकिन अगर कोई दूसरा पर्सन, मे बी आपका दोस्त, उसी पेज को, उसी आर्टिकल को पढ़ रहा है जिसको सर्विस सेंटर नहीं चाहिए लेकिन उस फोन को परचेज करना चाहता है, तो जहां पर भी फोन का मॉडल होगा वहां पर अपने आप लिंक इंसर्ट हो जाएगा, एंकर टेक्स्ट बन जाएगा वो फोन का मॉडल और लिंक इंसर्ट हो जाएगा जिस पर क्लिक करने पर यूजर उस फोन को परचेज कर पाएगा। तो यानी कि कंटेंट सेम है और डिस्प्ले ऐड का पर्सनलाइजेशन नहीं होगा, बल्कि पूरे आर्टिकल का जो कंटेंट है वो किसी भी कंटेंट को अचानक से, किसी भी टेक्स्ट पार्ट को अचानक से गूगल एंकर टेक्स्ट बनाकर वहां पर ऐड का लिंक ऐड कर देगा। नाउ इस टाइप के ऐड हो सकता है, एडसेंस पब्लिशर्स के लिए काफी ज्यादा एक्साइटिंग, उनका रेवेन्यू बढ़े। आप लोग यूज करिए, अगर आप फीडबैक देते हैं तो हम उसे आगे आने वाले किसी भी वीडियो में कवर कर सकते हैं। 17 अप्रैल को ब्रेव ब्राउजर ने अपना एआई आंसर इंजन लॉन्च कर दिया। इसे नाम दिया गया है, बहुत ही क्रिएटिव नाम है, आंसर्स विद एआई। गूगल के SGE की तरह ये भी सर्च क्वेरीज के आंसर टेक्स्ट फॉर्मेट में देता है, लेकिन साथ में जो सोर्सेज होते हैं उनको काफी अच्छी तरीके से ये लोग कोड कर रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। पब्लिशर्स को, जो लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उन्हें क्रेडिट मिलना चाहिए।
ब्रेव इस काम के लिए मिस्ट्रल एआई को यूज कर रहा है और साथ ही में अपने कुछ इन हाउस टेक्नोलॉजीज को भी यूज कर रहा है। वैसे इस आंसर इंजन को यूज करने के लिए आपको ब्रेव ब्राउजर को यूज करना है, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ये बिंग नहीं है। आप search.brave.com पर जाकर किसी भी ब्राउजर से जाकर इस चीज को यूज कर सकते हैं, इस आंसर इंजन को यूज कर सकते हैं, जो आई थिंक बहुत स्मार्ट मूव है, क्योंकि मे बी यूजर अचानक से सिर्फ इस आंसर इंजन को ट्राई करने के लिए ब्राउजर नया नया डाउनलोड करे, लेकिन अगर किसी भी वेबसाइट से जाकर से यूज किया जा सकता है तो यूज करके देखते हैं। हम भी यूज करके देखेंगे, आप भी यूज करके देखो, बनते हैं ब्रेव। अगली खबर है 23 अप्रैल की। गूगल ने थर्ड पार्टी कुकीज को क्रोम से हटाने की डेडलाइन को बढ़ाकर 2025 कर दिया है। प्राइवेसी सैंडबॉक्स की ढेरों कवायदों और फ्लॉग टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे टेस्ट, ट्रायल्स और हमारे वीडियोस के बावजूद इस दिशा में गूगल के एफर्ट्स सही नहीं जा रहे हैं और गूगल अगेन एक बार फिर से थर्ड पार्टी कुकीज को हटाने की जो डेट है उसको आगे बढ़ाने को मजबूर हो चुका है। अभी क्लियर भी नहीं है कि 2025 में एग्जैक्टली कब, 2025 कोई एक दिन की बात नहीं है, पूरा साल होने वाला है, ये कब थर्ड पार्टी कुकीज हटाया जाएगा, इट्स नॉट क्लियर, डेट इज स्टिल नॉट फाइनल येट। 23 अप्रैल को गूगल के नए बॉयफ्रेंड रेडिट ने नए टाइप के एड्स लॉन्च किए जिन्हें कहते हैं डायनामिक प्रोडक्ट एड। ये डायनामिक प्रोडक्ट एड आपकी इन्वेंट्री से डायरेक्टली लाइव रियल टाइम में प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन, उनकी थंबनेल, प्राइसिंग वगैरह की इंफॉर्मेशन लेके इस तरह के एड यहाँ पर दिखा सकते हैं। इन डायनामिक प्रोडक्ट एड को आप रीटारगेटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं और नए क्लाइंट्स को, नई ऑडियंस को पिच करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल ये एड कैंपेन बीटा में है, अगर आप चाहें तो इन्हें ट्राई कर सकते हैं एक्सेस लेके प्रोग्राम का, या फिर आप वेट करें जब तक बाकी सारे लोग एक बार से ट्राई कर लें, कंफर्म हो जाए, इसकी क्वालिटी अपने आप एस्टैब्लिश हो जाए, इसके बाद आप रेट पर जाकर अपने प्रोडक्ट को ऐड करना शुरू कर सकते हैं, एडवर्टाइज करना शुरू कर सकते हैं। जैसे आप में से कितने लोग रेडिट पर अपने प्रोडक्ट, अपने ब्रांड या फिर क्लाइंट्स के लिए ऐड रन कर रहे हैं, जरा एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, पता तो लगे रेडिट वाले कितने लोग हैं। 25 अप्रैल को गूगल ने एक काफी बड़ा चेंज अनाउंस किया जिसे बहुत ज्यादा कवरेज नहीं मिला है। गूगल पब्लिशर सेंटर, जो गूगल न्यूज में अपनी वेबसाइट्स को ऐड करने का एक जरिया हुआ करता है, उसमें गूगल ने एक पाबंदी लगा दी है। अब से कोई भी अपनी वेबसाइट को गूगल पब्लिशर सेंटर में साइन अप करके, नॉर्मली जैसे अभी तक अलाउड होता था, कोई भी इंसान जाकर गूगल पब्लिशर सेंटर में अपनी वेबसाइट को ऐड नहीं कर सकता है। ये एक्सेस गूगल ने बंद कर दिया है। अब गूगल के सिस्टम अपने आप न्यूज पब्लिशर्स को या ब्लॉग्स को या वेबसाइट्स को पिक करेंगे और उन्हें गूगल के इस पब्लिशर सेंटर में खुद से ऐड करेंगे। एंड अगर हिस्ट्री सही अपने आप को साबित करती है, बार बार रिपीट करती है, तो इसमें कोई भी नई वेबसाइट, जो छोटी वेबसाइट है, स्मॉल पब्लिशर है, वो ऐड नहीं हो पाएगा। मीडियम या फिर जो लार्ज पब्लिशर्स हैं या जिनके पास ज्यादा ऐड बजट है, जिनकी अच्छी पहुंच है, वही लोग इस गूगल पब्लिशर सेंटर में अपनी वेबसाइट को ऐड होता हुआ देख पाएंगे। सो अगेन दिस इज अ नेगेटिव थिंग। ये जो नए कंटेंट क्रिएटर हैं, जो नए ब्लॉग्स हैं या जो नई न्यूज वेबसाइट्स हैं, छोटी स्मॉल न्यूज वेबसाइट्स हैं, उनके लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट है। इस न्यूज को जितना कवरेज मिलना चाहिए था उतना कवरेज ना ही बहुत सारे फोरम्स में भी नहीं मिला है, ट्विटर में भी नहीं मिला है, कहीं और भी डिस्कशन मैंने नहीं सुना है। इसीलिए आई वांटेड टू मेक श्योर कि हम इसे अपनी न्यूज में जरूर कवर करें। सो अगर अभी तक आपने अपनी न्यूज वेबसाइट को या अपने ब्लॉग को गूगल पब्लिशर सेंटर में नहीं ऐड किया था तो आई एम सॉरी, ये ऑलरेडी चीज हाथ से निकल चुकी है, ये इफेक्ट में आ चुका है। 26 अप्रैल को गूगल ने अनाउंस किया कि मार्च कोर अपडेट का रोल आउट 19 अप्रैल को कंप्लीट हो चुका था। नाउ क्वेश्चन इज कि 7 दिनों तक ये लोग कहां सो रहे थे? जो इतनी बड़ी सर्च लिएजॉन टीम है, जो इतना बड़ा पीआर डिपार्टमेंट है, इनको ट्विटर, अपने खुद के फोरम, कहीं भी किसी भी ब्लॉग में देने का, पीआर लॉन्च करने का कोई भी ध्यान नहीं रहा है। मार्च कोर अपडेट 2019 के बाद लॉन्च हुई सबसे बड़ी कोर अपडेट थी। इससे बहुत सारी वेबसाइट्स का लॉस हुआ था और गूगल के अपने खुद की रिकमेंडेशन है कि जब रोल आउट चल रहा हो किसी भी अपडेट का, तब किसी को अपनी वेबसाइट में कोई भी चेंज नहीं करना चाहिए, किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए, अपडेट के रोल आउट होने का वेट करना चाहिए और उसके बाद ही अपनी वेबसाइट को असेस करना चाहिए। इसके बावजूद इस सबसे बड़ी अपडेट के रोल आउट के कंप्लीट होने के बारे में बताने में उन्हें 1 हफ्ते का टाइम लगा है। आई थिंक इट सेज अ लॉट अबाउट गूगल्स ओन पब्लिक रिलेशन एंड वो लोग कितना वेबमास्टर्स के बारे में, एसईओ के बारे में केयर करते हैं, इसी से पता लग जाता है। 1 हफ्ते तक सोना, 1 हफ्ते तक इस न्यूज को डिले करना अपने आप में सही नहीं है, किसी भी हिसाब से अच्छा नहीं है। लास्ट अपडेट है 30 अप्रैल की। 30 अप्रैल को गूगल एड्स ने अनाउंस किया कि अगर आपके किसी भी एक्टिव कैंपेन में कोई ऐसा कीवर्ड है जिसको पिछले 13 मंथ्स में कोई भी इंप्रेशन नहीं मिला है, तो उसे गूगल अपने आप पॉज कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा। इट्स गुड, बट अगेन 13 मंथ से अगर किसी कीवर्ड को कोई भी इंप्रेशन नहीं मिला है तो वो वैसे भी डेड है ना, मतलब उसे तुम बंद करो या ना करो, हाउ डज इट मैटर? आई थिंक ये टाइमलाइन थोड़ी सी क्विक करनी चाहिए। वैसे गूगल ने एक और छोटा सा कैविएट और रखा है कि अगर इस तरह के किसी भी कीवर्ड को आप रीएक्टिवेट करते हो
तो उसे गूगल फिर से 3 महीने के अंदर दोबारा, इस बार 13 मंथ का वेट नहीं करेगा, 3 महीने के अंदर ही उसे फिर से पॉज कर देगा अगर उसमें अगेन कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई देती है, उसमें कोई भी इंप्रेशन नहीं दिखाई देता है। सो इट मे बी यूजफुल इन सम एक्सट्रीम केसेस, बट बहुत सारे एड यूजर्स के लिए, गूगल एड यूजर्स के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। सो ये थी वो सारी न्यूज जो अप्रैल के महीने में हम कवर कर पाए। अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज हमसे रह गई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम उसे, अगर इंपॉर्टेंट लगती है तो उसे एक डेडिकेटेड वीडियो में ही कवर कर लेंगे, पक्का, प्रॉमिस। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।